हाँ जी, चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में हमने 18th सेंचुरी के आसपास जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई थी उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हमने मुगल्स, लेट मुगल्स जो थे उनके बारे में स्टडी किया कि कैसे जो मनसबदार थे, नोबल्स थे, उनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी। फिर हमने जो अपने 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज होके आ रहे थे, लाइक हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, उनके बारे में भी स्टडी किया था। हमने उन तीनों के जो किंग्स थे, कह सकते हैं, जो उस समय अमर्ज होके आ रहे थे, उनके बारे में हमने बताया था। अब कौन मुझे बताएगा? ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की बात की थी। हैदराबाद के कौन थे? निजाम उल मुल्क असफ जहां। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। ठीक है, और ये वन ऑफ द जो मुगल एम्परर थे, फारूक सियार, उसके अंडर वर्क करते थे। फिर हमने अवध का देखा। अवध का क्या था? बुरहान उल मुल्क सद्दात खान। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा सद्दात खान की जो 3 फेमस चीजें थी, उन्होंने सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी की कंबाइंड ऑफिसेस बनाए थे। ठीक है, सूबेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल से रिलेटेड, दीवानी मतलब फाइनेंशियली, एंड फौजदारी मतलब मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड थी। और इन्होंने जो मुगल्स इन्फ्लुएंस था अवध में, वो भी कम करने की कोशिश की थी। फिर आया था बंगाल। बंगाल का था मुर्शिद कुली अली खां। ठीक है ना, जो नाब की तरह जो है सूबेदार की जगह जो गवर्नर बना था, सेम इसका भी था। इन्होंने भी फॉर्मेशन और चेंजेस किए। तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों ने कुछ ना कुछ जो चेंजेस किए अपने अपने सिस्टम्स में। ठीक है, जगीदारी सिस्टम जो था, जो इनको इनहेरिटेड मिल रहा था या टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड था, वो इन्होंने चेंजेस किए थे। फिर अब हम आगे थे वतन जागीर पे। हमने वो 3 पॉइंट्स जो पढ़े थे, उसमें वतन जागीर का भी नाम था कि जो पहला हमने चेंजेस पढ़ा था अवध, बंगाल और हैदराबाद का। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था वतन जागीर राजपूतों का। और थर्ड हमने जो पढ़ा था वो उससे रिलेटेड पढ़ा था कि जो भी चेंजेस आएंगे वो भी हम आगे स्टडी करेंगे उसमें। ठीक है ना, अब आ रहे हैं हम वतन जहांगीर पे। जो तीसरा जो मराठा उनका था, जट का, सच जो चेंजेस उनमें आए थे वो वाला। तो मैनी राजपूत जो किंग्स थे, पर्टिकुलरली दोज बिलोंग टू अंबर एंड जोधपुर, हैव सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शंस। मींस जितने भी राजपूत थे, चाहे वो जोधपुर से रिलेटेड थे, चाहे अंबर से रिलेटेड थे, इन्होंने जो मुगल्स में वर्क किया वो बहुत ही अच्छा किया, डिस्टिंक्शन से किया। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम देना, ठीक है, अपनी मर्जी से काम करने देना। In 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. Means जो ये rulers थे, ये अपना कंट्रोल अपने आसपास साइड के जो regions थे उन पे भी कर रहे थे। अजीत सिंह, ruler of Jodhpur, was also involved in fractional politics at मुगल कोर्ट। जो मुगल कोर्ट में अजीत सिंह था, वो ruler of जोधपुर बना। Their influential Rajput families claim the सूबेदारी of rich provinces of गुजरात and मालवा। अब जितनी भी राजपूत फैमिलीज थी, वो गुजरात और मालवा की जो सूबेदारी थी उस पे क्लेम कर रही थी। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर held the governorship of Gujarat and सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर was governor of मालवा। ये नाम भी सुना होगा, जब सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, वो मालवा के बने। These offices were renewed by Emperor जहानदार शाह इन 1713, और ये ऑफिसेस को बाद में रिन्यू किया गया जो उनके ऑफिसेस थे। अब यहाँ भी एक इंफॉर्मेशन है, मैनी राजपूत रूलर्स हैव एक्सेप्टेड द sovereignty of the Mughals, but Mewars was the only Rajput state which defined Mughal authority। देखिए बाकी जो थे
एक्सेप्ट कर रहे थे मुगल्स की बातों को, लेकिन राजपूत जो होते हैं ना वो थोड़े से दूसरे वीर टाइप और ब्रेव टाइप होते हैं, तो ये जल्दी नहीं मानते। तो राणा प्रताप ascended the throne at Mewar in 1572 with Udaipur and large part of Mewar under his control। तो राणा प्रताप जो थे उन्होंने वो थ्रोन था जो राजगद्दी थी उसको मेवार को दे दी थी, ठीक है, और सीरीज जो थी राणा ने इन्होंने बहुत जीती थी। तो कहीं ना कहीं हम कह रहे थे कि राजपूतों का जो है ना बिहेवियर वो थोड़ा अलग था। दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज by sizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स। तो ये जो अपनी टेरिटरीज थे उनको धीरे धीरे फैला रहे थे, ठीक है ना, अपने वतन्स मतलब टेरिटरीज में जोड़ रहे थे। नागौर was conquered and annexed to the house of जोधपुर, मतलब जो एनेक्स होता है जीत लेना, जीत के कब्जा कर लेना। एंड अंबर साइज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, तो ये बूंदी पे जीत रहे थे, वो जोधपुर पे जीत रहे थे। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर, आपने जयपुर में सुना होगा, सवाई राजा जयसिंह जो थे उन्होंने बनवाया था। एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। Maratha campaigns into Rajasthan from 1740 put severe pressure on these principality and checked their further expansion। फिर धीरे धीरे जो मराठास थे वो इमर्ज होके आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा था इनके ऊपर, और फिर ये देख रहे थे कि अब धीरे धीरे कब्जा करेंगे, उतनी तरह नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक और भी हमें ऑप्शन वो दिया हुआ है, मैनी राजपूत चिफ्टियंस बिल्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्स ऑन हिल टॉप विच बिकेम ए सेंटर ऑफ पावर। ये जैसे चित्तौड़गढ़ है, आपने उसमें स्टोरी में भी पढ़ा होगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, तो ये बनाते थे ताकि ये अपना दिखाते थे, किले बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे। विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन होती है जो आगे दीवारें हम खड़ी कर सकते हैं ताकि बाहर का कोई कब्जा ना कर सके। These majestic structures housed urban centers, palaces, temples, trading centers, water harvesting structures, and other buildings. The Chittorgarh fort contained many water bodies, varying the talabs to kundis to baulis। मतलब ये बताया गया है कि जो ये अपने फोर्ट किले खड़ा करते थे, एक तो टॉप ऑफ द हिल करते थे, ऊंचाई पे, ठीक है, क्योंकि वहां डेजर्ट एरिया है। फिर साथ ही ये सारी फैसिलिटीज रखते थे, उसमें पैलेस होता था, टेम्पल होता था, ट्रेडिंग सेंटर होते थे, बिल्डिंग्स बनी होती थी, और तालाब वगैरह भी बहुत होते थे। अब यहाँ थोड़ा सा राजा जयसिंह ऑफ जयपुर के बारे में डिटेल दी हुई है। ये जंतर मंतर भी है राजस्थान जयपुर में, प्लस महगढ़ फोर्ट भी है जोधपुर में। तो राजा जयसिंह ऑफ जयपुर के बारे में एक पर्शियन जो था उसने लिखा था 1732 में कि इज आउट ऑफ हिज पावर, ही इज अ गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 years एंड मालवा के 5 to 6 years। ही हैज अ लार्ज आर्मी एंट्री एंड ग्रेट वेल्थ, बहुत पैसा है, बहुत पावरफुल है। हिज वे एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिल्ली टू नर्मदा, वो कहता है इसका नॉर्थ टू साउथ तक कब्जा है, मतलब इतनी चलती है राजा जयसिंह ऑफ जयपुर की। सवाई जयसिंह द रूलर ऑफ अंबर कंस्ट्रक्टेड 5 एक्सटर्मिनल ऑब्जर्वेशन, वन ईच ऑफ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं। याद है, आपने पढ़ा है इसके बारे में? इन्होंने बनवाई थी जंतर मंतर, जो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग थी, मतलब उस टाइम पे इन्होंने जब बनवाई थी तब हमारे को इतना टाइमिंग्स का पता भी नहीं होता था, और देखो आप इनकी नॉलेज कि उस समय इन्होंने ये सब करवाया था। क्लियर? अब आगे हम सिख पे। सिख जो थे, मराठास जो थे, प्लस जो जट थे, वो तीसरी कैटेगरी में हमारे आ रहे थे। The Sikh, the organization of Sikh into a political community during the 17th century helped in regional state building in Punjab। तो ऑर्गेनाइजेशन सिख थी, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन रही थी 17th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना, और एक नई स्टेट बिल्डिंग बन रही थी पंजाब में। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of Khalsa
in 1699. After his death in 1708, the Khalsa rose to revolt against Mughal authority under Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the names of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between Satluj and Jamuna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. अब देखो सिख जो था, सिख की जो पार्टी थी वो धीरे धीरे 17th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल पार्टी बन के आई और पंजाब का एस्टेब्लिश किया। तो अब धीरे धीरे जो बैटल्स थे वो चल रहे थे गोविंद सिंह में और राजपूतों और मुगलों में। तो ये कहीं ना कहीं चलते चलते इन्होंने, आपको याद होगा, एक खालसा पंथ का निर्माण किया था। ठीक है, वो सिखों के लिए था जो 1699 में हुआ। आफ्टर हिज डेथ हुई तो खालसा जो था उसका गुस्सा और भर गया मुगल अथॉरिटी के पीछे। और ये किसकी लीडरशिप में हो रहा था सारा? बंदा बहादुर जो थे उन्होंने ये सारा लीडरशिप संभाली हुई थी। और उन्होंने उस समय जो थे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे जो वो धीरे धीरे कॉइन्स भी डिक्लेयर कर रहे थे और जो भी लड़ाइयां उनके नेम पे लड़ रहे थे। और सतलुज से लेके जमुना तक इन्होंने अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन फैलाया हुआ था। और बंदा बहादुर को जब पकड़ लिया गया 1715 में, तो फिर एक साल उनको बंदी टाइप बनाया गया और फिर उनको 1716 में छोड़ा गया। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन भी आता है, What is Khalsa? Do you recall reading about in chapter 8? खालसा हमने बताया था, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, एक पॉलिटिकल विंग थी सिखों की, उन्होंने अपने लिए बनाई थी। उसमें सारे वॉरियर्स थे, ठीक है, जो लड़ सकते थे। और हमने ये चैप्टर 8 में पढ़ा है थोड़ा सा इसके बारे में, खालसा कैसे बिल्ट हुआ था। अब क्या बना था इसमें से, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, अंडर द नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन 18th सेंचुरी, जो सिख थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अपने आप को बंस में, जिन्हें जत्थास कहा जाता था और लेटर उनको मिसल कहा जाता था। ये याद रखना है कि जो एबल लीडर्स थे 18th सेंचुरी के आसपास, उन्होंने अपने आप को, जो सिख थे, एक बैंड बना लिया था जिन्हें जत्थास कहा जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, और जिनको बाद में मिसल कहा जाए। उनकी जो फोर्सेस थी, ग्रैंड आर्मी थी, उन्हें दल खालसा, ये अभी खालसा की हम बात कर ही रहे थे, दल खालसा का ऑर्गेनाइज किया गया था। और दिस एंटायर बॉडी, जो ये ग्रुप ऑफ बने हुए थे खालसा के, इनकी मीटिंग होती थी अमृतसर में, कब? एट द टाइम ऑफ बैसाखी और दिवाली में, टू टेक कोलेक्टिव डिसीजंस नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ गुरुस। मतलब जो भी गुरु माता के हमारे जो भी रेजोल्यूशंस हैं, उनके लिए बैसाखी और दिवाली के टाइम पे साल में 2 बार, अप्रैल में और नवंबर में कह सकते हैं हम, 2 बार मीटिंग्स रखी जाती थी। किनकी? खालसा की। कहाँ पर? अमृतसर में। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस, राखी एक सिस्टम निकाला गया था जहां इन्होंने इस तरह की धागा बांधा था, जिसमें उन्होंने कहा था हम प्रोटेक्शन करेंगे किसकी? कल्टीवेटर्स की, ऑन दी पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ प्रोड्यूस। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 20% टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने एक राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक धागा सा बांधते थे, जैसे भाई बहन की रक्षा करता है वैसे इन्होंने कहा था हम कल्टीवेटर्स की रक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो थे, दे हैज इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। ये आपने सुना भी है। उन्होंने खालसा का जो मेन वो रखा था वो था राज करेगा खालसा, ठीक है ना। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ खालसा का आपको मीनिंग कई बार हमने बताया, ऑनेस्टी पे था, जो सच होगा वो ही राज करेगा, जो सच्चाई के साथ चलेगा। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन enable them to put up a successful resistance to Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali। अहमद शाह अब्दाली वो था जो बार बार आके इंडिया में लूट के चला गया था। दे हैव साइज्ड द रिच प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड सरकार ऑफ सिंध फ्रॉम द मुगल्स। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, इन्होंने कहा था कि हम इनसे अपना देखेंगे, हम अपने आप अपना बदला लेंगे, चाहे मुगल्स हो गए, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो गया जो बार बार आके यहाँ लूट रहा था। Khalsa declared their sovereign rule by stacking their own coin again
1765। तो खालसा ने अपने आप को एक अलग पंथ टाइप डिक्लेयर भी किया था, ठीक है। दिस कॉइन bore the same inscription at the coin order issued by खालसा in the time of बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर के टाइम पे जो बने थे कॉइन, वैसा ही ये कुछ था। Sikh territories in the late 18th century extended from Indus to the Jammu, but they were divided into different rulers। अब extend तो हो रहा था लेकिन बट गया था। One of them was महाराजा रंजीत सिंह, ये सबने नाम सुना होगा। Reunited these groups and established his capital in Lahore in 1799। और सिख टेरिटरीज जो थी आगे आने वाले टाइम में बट गई थी दो उसमें, जिसमें एक थी राजा रंजीत सिंह के पास, जिन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था 1709। वो बाद में पार्टीशन हुआ, जो हुआ वो डिफरेंट थिंग थी, पर ये सब हुआ। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है अब तक के टॉपिक्स में? अमन कुमार? हाँ जी अमन कुमार, क्लियर है? यस मैम। रेगुलर आया करो बेटा क्लास में। ओके मैम। कशिश आपको? यस मैम। आप भी रेगुलर आया करो। ओके मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मराठास। हमने बोला था ना तीसरे उसमें हम सिख, जट और मराठास के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिख का हमने यहाँ मेन खालसा का वो किया है, ठीक है, खालसा का क्या था, और बंदा बहादुर जो थे उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मराठास। द मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ सस्टेन ऑपोजिशन टू मुगल रूल। तीसरे जो बन रहे थे वो मराठास जो है वो इमर्ज हो रहे थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं शिवाजी 1627 से 1680। They carved out a stable kingdom with support of powerful warrior families देशमुख। जो शिवाजी थे ये देशमुख फैमिलीज के जो थे, इन्होंने काफी पावरफुल जो है किंगडम बना लिया था। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स, पेस्ट्रोलिट्स, पेस्ट्रोलिट्स पता ही है, जो पशु जो एनिमल्स को इधर से उधर करते हैं, कुनबीज भी बोलते हैं। दे प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी। तो इन्होंने अपने ग्रुप में सारे रखे थे। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन पेनिसुला। ये मुगल्स को चैलेंज करते थे। आफ्टर शिवाजी डेथ इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वाज wielded by the family of चित्पावन ब्राह्मण्स who served शिवाजी successor as पेशवा। तो शिवाजी की डेथ के बाद किसने संभाला? पेशवा, ठीक है। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। और उस टाइम जो पूना थी वो मराठा किंगडम की कैपिटल बनी। अंडर द पेशवाज, अब पेशवाज में क्या हुआ? मराठास डेवलप अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अच्छी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई। देयर सक्सेस ले बाय पासिंग द fortified areas of Mughals by raising cities and by engaging the Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed। तो इन्होंने अपने आसपास जो है fortified areas बना दिए। fortified होता है restricted areas, बड़ी बड़ी walls बना देना टाइप कि कोई घुस ना सके, ताकि इनको जब भी कुछ करना हो ये अपना उस एरिया में जा सके। Between 1720 to 1761, the Maratha Empire expanded. It gradually chipped away at the authority of Mughal Empire.
मालवा गुजरात वर साइज फ्रॉम द मुगल इन 1720s। तो जो मुगल एम्पायर था धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा था, इन्होंने मालवा और गुजरात का एरिया भी कब्जे में ले लिया था, और 1730s में मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओवरलॉर्ड ऑफ एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। और डेक्कन पेनिनसुला होता है नीचे वाला जो एरिया होता है ना, ट्रायंगल की फॉर्म में जो बनता है, ठीक है, तो जो आप महाराष्ट्र से नीचे ऐसे सारा बना लो, तो जो मराठा से ये सारा उस एरिया को कवर अप कर रहे थे। ही पोजेसेस द राइट टू लेव चौथ और संदेश मुखी। तो ये दो चीजें लगा रहे थे, जैसे हमारे टैक्सेस होते हैं ना, वैसे इनके नाम होते हैं चौथ और संदेश मुखी, ये भी ये लगाए जा रहे थे। अब ऊपर हम एक बार ये पढ़ लेते हैं जो रेड से हमारा लिखा हुआ था। ये पोर्ट्रेट भी बना हुआ ऊपर शिवाजी का। Towards the end of 17th century, towards the end of 17th century, a powerful state starting emerging in Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of Maratha state. ठीक है, शिवाजी वॉज बोर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई एट शिवनरी इन 1630। तो याद रखना है शिवाजी कब बोर्न हुए थे, 1630 में, और उसके मदर और फादर की बात करें तो शाहजी और जीजाबाई थे। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्डियन दादा कौनदेव, शिवाजी एम्बार्क ऑन द कैरियर ऑफ कॉन्टेस्ट एट यंग एज। क्योंकि उनकी माँ जो थी जीजाबाई और उनके जो गार्डियन थे उन्होंने इनकी काफी हेल्प करी, ठीक है, उनकी गाइडेंस में रह के इन्होंने यंग एज में काफी जो है अच्छा अचीव किया। The occupation of Javli made him the undisputed leader of Malwa Highlands, which paved the way for further expansion। और इनकी जो एक्सपेंशन है हम कह सकते हैं वो बढ़ती गई, क्योंकि इनकी जो वो थी हम मतलब इनका जो ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर्स थे कि इन्होंने कुछ वो नहीं किया, तो इनका जो एक्सपेंशन है वो होता गया। His exploit against the forces of बीजापुर and Mughals which made him legendary figure। जो इनकी लड़ाइयां बीजापुर में हुई और मुगल्स के साथ हुई वो इनको लेजेंडरी बना दिया, उससे इनको काफी जो है जान पहचान मिली। He often resorted to guerrilla warfare against these opponents। और जो उनके ओपोनेंट्स थे उनके लिए इन्होंने गुरिलिया जो हम कह सकते हैं वॉरफेयर जो की, by introducing efficient administration system supported by revenue collection method based on चौथ एंड संदेश मुखी। ही laid the foundation of strong मराठा स्टेट। और इनकी जो मेथड था चौथ और कह सकते हैं संदेश मुखी का, वो इनको काफी जो है बेनिफिट दे के गया। उनसे भी इनका जो अभी हमने ऊपर जैसे हम पढ़ ही रहे थे कलेक्शन जो मेथड था, उससे जो मराठा स्ट्रेंथ जो था उससे काफी स्ट्रॉन्ग बेस मिला उनको। तो इसमें एक हम बता रहे थे कि जो बीजापुर की फोर्सेस आई प्लस जो मुगल्स की आई, उनसे इनको लेजेंडरी बना दिया गया। इसके अलावा जैसे यहाँ दिया हुआ ही ऑफन रिसोर्टेड टू गुरिलिया वॉर। एक गुरिलिया वॉर क्या होते हैं, गुरिलिया वॉर होते हैं छोटे मोटे भी तो ओपोनेंट्स होते हैं ना जो उसके अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। ये तो बड़े बड़े थे मुगल्स और बीजापुर, ये होते हैं जो छोटे मोटे आसपास के वो भी लड़ने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको उन ओपोनेंट्स जो होते हैं उनको भी इन्होंने काफी जो है हरा दिया था। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल टाइप होते हैं जो कभी भी लड़ने चल पड़ते हैं आसपास के एरिया में, ठीक है ना। और इनके जो ये दो चीजें लगाई थी संदेश मुखी प्लस चौथ, इससे इनको काफी जो है बेनिफिट मिला था इनके मुगल्स ये मराठास को, मराठा किंगडम्स को, ठीक है ना।
तो ये हमने पढ़ा एंटायर रीजन में। क्लियर? एनी डाउट? देखिए मराठा का जो एक्सपेंड हुआ था, मतलब एक्सटेंडेड हुआ था, ज्यादा चला था, वो 1720 से 1761 में चला था। अब जो चौथ क्या है, अभी हम दो नाम पढ़े, यहाँ दिया भी हुआ है। 25% ऑन रेवेन्यू क्लेम बाय जमींदार इन द डेक्कन, इट वाज कलेक्टेड बाय मराठास। जो भी एक रेवेन्यू अर्न करते थे, मतलब 25% उसका अर्न कर लेते थे जमींदारों से। मींस अगर एक लैंड पे हमने 100 रुपीज कमाए हैं तो उसका 25% इनको देना पड़ता था। प्लस संदेश मुखी होता था 9 to 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड बाय द हेड रेवेन्यू कलेक्टर फ्रॉम द, ये डेक्कन से आता था, ठीक है, और मराठास को दिया जाता था चौथ और संदेश मुखी की फॉर्म में, वो 25% और ये 10% के आसपास लैंड रेवेन्यू जो दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, एंटायर रीजन पे उनका राइट होने लग गया था। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए।